Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment automation. तो लास्ट टाइम हमने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स देखे थे यूनिट नंबर 1 में, जो कि यूनिट नंबर 1 आपका था इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। तो उसमें हमने बहुत सारे टाइप्स के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स देखे थे, जैसे कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, उसके बाद होलिंग इक्विपमेंट्स, फिर अर्थ को जो एक्सकवेटिंग इक्विपमेंट आते हैं वो देखे थे, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट देखे थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट के इक्विपमेंट्स भी देखे थे। तो ये सारे देखे थे। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ ओनिंग एंड ऑपरेटिंग भी देखा था कि उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या है। मतलब हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल इक्विपमेंट है वो ओन करने से पहले क्या क्या सोचना चाहिए, वो हमने सब देखा था लास्ट टाइम के लेक्चर में यूनिट नंबर 1 में। ओके, तो आज का आपका नया यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है, ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऑटोमेशन कैसे स्टार्ट हुआ और ऑटोमेशन की ऐसी हमें ज़रूरत क्या पड़ी, वो सब हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं, ये यूनिट में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका न्यू सेशन। इसके कंटेंट्स है, सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, उसके बाद है इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक्स, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि मतलब ऑटोमेशन क्या है। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि ऑटोमेशन क्या है। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक्स, ऑटोमेशन से इकोनॉमिक्स पे क्या मतलब असर पड़ता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट सिनारियो ऑफ ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अभी कौन कौन से ऑटोमेशन चल रहे हैं, उसका सिनारियो क्या है वो देखेंगे। एरियाज ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के एरिया कौन कौन से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मतलब जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है वो रिजॉल्व करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन करने के मतलब एडवांटेजेस क्या है और ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। फिर उसके बाद केस स्टडीज़ में दो देखेंगे हम, एक हेड्रियन रोबोट और न्यू कॉन्सेप्ट इन ऑटोमेशन, यानी कि दो तरह के डिवाइसेस आपको यहाँ मैंने दिखाई है ऑटोमेशन समझाने के लिए कि ऑटोमेशन से क्या हो सकता है और ऑटोमेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन है कि ऑटोमेशन से क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ऑटोमेशन पहले क्या है वो देखते हैं। द यूज और द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स और अदर प्रोसेस और फैसिलिटीज इन कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। देखो, ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स का यूज़ करना या तो उसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में लाना या तो अदर प्रोसेस और फैसिलिटीज इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन्वॉल्व करना, तो उसे हम ऑटोमेशन बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। यानी कोई भी ऐसी मशीन हमें मतलब ईजाद करनी है, रोबोट करो या तो आप ड्रोन्स करो, कुछ भी करो, लेकिन आपका जो मतलब जो काम जो मैन पावर से हो रहा है वो आप मशीन से करो या तो और कोई प्रोसेस से करो और कोई फैसिलिटीज से करो, तो उसे हम ऑटोमेशन बोलते हैं। ओके, की रिसर्चर्स एंड थियरिस्ट्स इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स से ऑटोमेटेड मशीन्स आर अबाउट टू माइग्रेट फ्रॉम फैक्ट्रीज and manufacturing facilities to building and construction sites as a result of rapid technological advances which enable them to perform increasingly complex tasks। देखो, अब मतलब क्या है कि बहुत सारे रोबोट्स जो है वो हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी जो मतलब परफॉर्मेंस है वो इंक्रीजिंगली बढ़ रहा है। यानी कि जो रोबोटिक्स हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पहले यूज़ करते थे उसके मुकाबले अब ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि देखो यूज़ होगा तो आपको उसकी डिसेबिलिटी और एबिलिटी का पता चलेगा, तो आप डिसेबिलिटी जो है उसकी उसे सॉल्व कर सकते हो अपने कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग। ओके, तो यही रीज़न है कि प्रीवियस ईयर्स में जो रोबोटिक्स है उसका जो मतलब यूज़ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में वो बढ़ता गया है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज अ सेकंड लार्ज एम्प्लॉयर एंड कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी आपके पास सेकंड टॉपिक जो है वो है इकोनॉमिक्स पे असर क्या होता है ऑटोमेशन का, वो देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे ऑटोमेशन क्यों इफेक्ट करता है, तो क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर एंड कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी कंट्री का मतलब एम्प्लॉयर सेक्टर बोलो या तो कंट्रीब्यूटर सेक्टर बोलो, तो सबसे फर्स्ट कौन सा आता है,
वैसे सबसे फर्स्ट जो है वो उसका मतलब जो मतलब नेटिव होता है वो आता है, जैसे कि हमारे फार्मिंग है तो वो आता है, लेकिन फार्मिंग के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय कहाँ पे होंगे, तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में होंगे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर और कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ये सेकंड नंबर की सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है कंस्ट्रक्शन फील्ड। 10% ऑफ द इंडिया जीडीपी इज बेस्ड ऑन अ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। देखो इंडिया का जो जीडीपी है, यानी कि जो उसका मतलब प्रोग्रेस रेट है, वो 10% किस पे डिपेंड करता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। 50% ऑफ द डिमांड ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन इंडिया कम्स फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, द रेस्ट कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। देखो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में 50% जो डिमांड है वो कहाँ से आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर से। ओके, और बाकी की जो है वो सब इंडस्ट्रियल है, रेसिडेंशियल है और अदर टाइप के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में होती है। तो कंस्ट्रक्शन में भी 50% कौन ले जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ले जाता है। ओके, और बाकी जो है उसमें आप इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन ले सकते हो, रेसिडेंशियल ले सकते हो या अदर टाइप के कोई भी कंस्ट्रक्शन ले सकते हो। तो प्रोजेक्ट्स लाइक मेक इन इंडिया एंड स्मार्ट सिटीज आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट। तो ये जो मेक इन इंडिया एंड स्मार्ट सिटीज जो मतलब मूवमेंट है, तो ये सारे क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के मतलब प्रोजेक्ट्स है, उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। अंडर द मेक इन इंडिया स्कीम इट इज एक्सपेक्टेड दैट $1000 billion इन्वेस्टमेंट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वुड बी अकम्प्लिश्ड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो ओके, तो इतना सारा जो मतलब इन्वेस्टमेंट है वो नेक्स्ट फ्यू ईयर में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में होने वाला है मेक इन इंडिया स्कीम के तहत। प्रेजेंट लेवल्स ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर आर इनएडिक्वेट टू मीट द डिमांड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग अर्बन पॉपुलेशन। ओके, देखो अब ये रीजन है कि हमें ऑटोमेशन क्यों चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट लेवल्स ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर इनएडिक्वेट टू मीट द डिमांड ऑफ द एग्जिस्टिंग अर्बन पॉपुलेशन। जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके मुकाबले हम जो मतलब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है उसे डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो उसे स्पीडली डेवलप करने के लिए हमें ऑटोमेशन की जरूरत पड़ रही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया विल रिक्वायर स्मार्ट रियल एस्टेट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अब जो नए जो सिटीज में तब्दील होंगे, मेगा सिटीज में तब्दील होंगे, वो सिटीज क्या होनी चाहिए, स्मार्ट सिटीज होनी चाहिए। और स्मार्ट सिटीज डेवलप करने के लिए हमारा जो रियल एस्टेट है, यानी कि जो मतलब कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज है वहाँ की सिटी की, वो स्मार्ट होनी चाहिए। और उसे स्मार्ट करने के लिए हमें ये ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट जो है वो आपको 6 सेमेस्टर में ऑफर किया गया है कि ऑटोमेशन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑटोमेशन अगर देखो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आ गया तो फिर हम कोई भी मतलब जो डिमांड होगी कंस्ट्रक्शन की फास्टली स्पीडली काम करने की, उसे पूरा कर सकेंगे बाय मीन्स ऑफ दिस ऑटोमेशन। ओके, तो इसीलिए हमें ये ऑटोमेशन पढ़ना जरूरी है, ये थियरी बताना चाह रही है। $650 billion इन्वेस्टमेंट्स इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टिमेटेड ओवर नेक्स्ट 20 ईयर्स, यानी कि अगले 20 साल में 650 बिलियन इन्वेस्टमेंट होगा $, का इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। 100% FDI इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज लाइक अर्बन ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड सीवर ट्रीटमेंट। यानी जो मतलब 100% जो फंड है FDI, तो वो हम कहाँ यूज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक अर्बन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, वाटर सप्लाई के सेक्टर में, सीवरेज सेक्टर में, सीवेज ट्रीटमेंट सेक्टर में यूज करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द यूनियन बजट 2014-15 हैज अनाउंस्ड अ प्रोजेक्ट टू डेवलप 100 स्मार्ट सिटीज। देखो अभी ये बात 14-15 की है, वो पुरानी है, वो आप सभी को पता होगा कि उस टाइम पे क्या किया था गवर्नमेंट ने, 100 करके 100 सिटीज जो है वो सिलेक्ट किए हैं और उसमें जो है उसको सिटी से स्मार्ट सिटी बनाने का मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो पूरे इंडिया में ऐसे 100 सिटीज है जिसे स्मार्ट सिटीज बनाने की मुहिम जो है वो चल रही है। NINR यानी कि इन इंडियन रुपीज 70.6 बिलियन हैज बीन एलोकेटेड इन द करंट फिजिकल ईयर फॉर द सेम। तो ये जो अभी चालू ईयर है उसके लिए 70.6 बिलियन जो है वो अभी जो है वो अलोकेट भी हो चुके हैं उसमें से। तो ये सिनारियो है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का। फिर अब
अब जो है वो प्रेजेंट सिनारियो ऑफ ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो अभी का सिनारियो क्या है ऑटोमेशन का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, वो देखते हैं। टुडे द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रैक्टिस फील्ड्स इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन। देखो, सारी जगह पे आपको डिजिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आपको इतनी जल्दी जो है वो ऑटोमेशन देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, हम अभी भी वो लेबर से काम ले रहे हैं और लेबर से काम ले रहे हैं और ऐसे ही वर्क कर रहे हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि लेबर से काम कराना कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो भी एक अच्छा ही है, लेकिन वो एक हद तक हो तो अच्छा है। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन हैज़ ग्रोन रैपिडली इन डेवलप्ड कंट्रीज। यानी डेवलप कंट्रीज जो है उसमें कंस्ट्रक्शन का ऑटोमेशन है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन हैज़ ग्रोन रैपिडली इन डेवलप्ड कंट्रीज। यानी डेवलप कंट्रीज है उसमें ऑटोमेशन है वो जल्दी से बढ़ रहा है। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज need automation technologies such as new machineries, electronic devices, the automation of road, tunnel and bridge construction, earthwork, etc. अब देखो, जो कंट्री डेवलप ऑलरेडी हो चुकी है जैसे यूएस है, रशिया है या तो यूरोप की कंट्रीज़ है, तो उस पर ऑटोमेशन जो है वो बहुत सालों पहले आ चुका है। ओके, और इसी की वजह से वो डेवलप हो चुके हैं। तो अगर हमें इंडिया को डेवलप करना है, इन डेवलपिंग से डेवलप कंट्री में लाना है, तो हमें कंस्ट्रक्शन में ऑटोमेशन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी। और कंस्ट्रक्शन में भी कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि न्यू मशीनरी की ज़रूरत पड़ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, जो हम मैकेनिकली यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करें तो आपको स्पीड ऑफ वर्क भी अच्छा मिल सकता है उससे। द ऑटोमेशन ऑफ रोड, टनल एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन। रोड, टनल और ब्रिज के सेक्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऑटोमेशन की। ओके, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन ही कोई कंट्री का अच्छा नहीं होगा तो दूसरा कोई काम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ओके, तो इतने सेक्टर में यानी कि टनल, रोड, ब्रिज एंड अर्थवर्क के सेक्टर में आपको ऑटोमेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। द रिसेंट डेवलपमेंट्स in the fields of computer science and robotics have helped to develop new technologies in the field of construction industries। तो अभी अभी जो कंप्यूटर साइंस और रोबोटिक्स में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं बहुत ज़्यादा, आईटी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो वो डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में आना स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो ये सारी जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज़ है, वो हम कह सकते हैं। एरियाज ऑफ ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन। तो ऑटोमेशन के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन के एरिया क्या है, हमें कौन कौन सी एरिया पे वर्क करना चाहिए, वो यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है। सबसे फर्स्ट है रोड्स एंड रनवेज कंस्ट्रक्शन, यानी एयरपोर्ट का जो रनवेज होता है या तो फिर रोडवेज होता है, तो रोडवेज में अर्थ के भी आ जाते हैं, यानी कि हम जो बिटुमिन कंक्रीट का रोड बनाते हैं वो, उसके बाद जो ट्रेन्स के लिए भी जो होते हैं रनवेज वो भी आ जाते हैं, वाटरवेज भी आ जाते हैं। तो ये सारे वर्क के लिए हमें जो है वो ऑटोमेशन पे ध्यान देना चाहिए। ओके, सेकंड है स्ट्रक्चर्स को बनाने में भी ऑटोमेशन हमें लेना चाहिए। देखो, आपने देखा होगा कि पहले हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाते थे ब्रिक्स के मदद से, तो वो ब्रिक की मदद से खड़ा करना बहुत ही टाइडियस हो जाता था और बहुत ही लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। तो उसके सब्स्टिट्यूट में हमने कौन सा भी स्ट्रक्चर निकाला है, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो फ्रेम की मदद से बहुत ही जल्द खड़ा हो जाता है और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी लोड बेरिंग से ज़्यादा होती है और लोड बेरिंग से कम वेट वाला स्ट्रक्चर भी बनता है। तो ये फ़ायदा होता है ऑटोमेशन यूज़ करने का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में। फिर बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में ऑटोमेशन यूज़ करना चाहिए। अगर पोर्ट्स आपके कंट्री में, हमारी कंट्रीज़ में देखो, आपको पता है कि आपको बहुत सारा जो सी कॉस्ट मिला है इंडिया को, तो उसे डेवलप करने के लिए पोर्ट्स डेवलप होना ज़रूरी है। जैसे आप मुंद्रा पोर्ट, अदानी पोर्ट, ये सब आपने सुना होगा कच्छ में।
तो कंडला पॉट भी सुना होगा। तो ये सारे पॉट्स जो है डेवलप करोगे तो मतलब अल्टीमेटली जो है वो आपका जो कंट्री है वो डेवलपिंग में से डेवलप कंट्रीज में आ जाएगा। तो इसके लिए ऑटोमेशन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में पॉट्स में भी ज़रूरी है। टनल्स बनाने के लिए भी हम ऑटोमेशन यूज़ कर सकते हैं। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़ यानी कंस्ट्रक्शन की फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ भी हमें ऑटोमेशन जो है वो यूज़ करना चाहिए। ओके, तो ये सारे एरियाज़ है जिसके ऊपर हमें वर्कआउट करना चाहिए ऑटोमेशन अचीव करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में। इंजीनियरिंग ऑटोमेशन, अब देखो सिविल इंजीनियरिंग में ऑटोमेशन कहाँ कहाँ आएगा, जैसे कि सर्वे ऑटोमेशन है, डिज़ाइन ऑटोमेशन है, कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन है। तो सर्वे में भी ऑटोमेशन अब आ चुका है, जैसे कि जीपीएस आप देख सकते हो, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो जीआईएस है यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है। तो ये सारे मदद से हम सर्वे जो है वो इजीली कर सकते हैं बाय मींस ऑफ सैटेलाइट, और डायरेक्ट आपको जो मतलब एक्चुअल फोटोग्राफी एरियल फोटोग्राफी की फिगर है वो आपको मिल सकती है। फिर आपको डिज़ाइन में भी ऑटोमेशन करना चाहिए। अब डिज़ाइन में ऑटोमेशन सबसे पहले हम कैसे मतलब हैंड से वर्कआउट करते थे कोई भी स्ट्रक्चर की डिज़ाइन, लेकिन अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं, तो आप इजीली उसमें मतलब कर सकते हो। और जो पूरा स्ट्रक्चर पहले बनने में बहुत ज़्यादा मतलब दिन लगते थे, वो अब कुछ घंटों में भी आप मतलब डिज़ाइन कर सकते हो। तो इसीलिए डिज़ाइन जो है वो ऑटोमेशन ज़रूरी है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन, कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी जगह पे चाहिए, जैसे कि इंस्पेक्शन में चाहिए, पोजीशन ऑटोमेशन चाहिए, साइट मॉनिटरिंग चाहिए, मशीन ऑटोमेशन चाहिए। तो ये चारों सेक्टर में आपका अगर ऑटोमेशन हो तो कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन जो है वो ऑलरेडी हो जाता है। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन। एडवांटेजेस क्या है ऑटोमेशन के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो देखते हैं। यूनिफॉर्म क्वालिटी विथ हायर एक्यूरेसी दैन दैट प्रोवाइडेड बाय स्किल्ड वर्कर्स। देखो ऑटोमेशन से क्या होगा कि यूनिफॉर्म क्वालिटी मिलेगी विथ हायर एक्यूरेसी। क्वालिटी आपकी मतलब यूनिफॉर्म रहेगी। देखो मशीन जो है वो अपनी क्वालिटी चेंज नहीं करता है, उसे जैसे डिज़ाइन किया है वैसे ही वो वर्क करता है। ओके, तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे या तो महाराष्ट्र में जाके कंस्ट्रक्शन करोगे, आपकी क्वालिटी जो है वो सेम रहेगी। वो डिपेंड करता है आपकी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी पे। ओके, और जो स्किल लेबर जो काम करते हैं उससे भी हायर एक्यूरेसी का काम जो है वो मशीन करके देता है, क्योंकि इंसान भूल कर सकता है लेकिन मशीन भूल कर सकता नहीं है। ओके, रिप्लेसिंग ह्यूमन ऑपरेटर्स इन टास्क दैट इन्वॉल्व हार्ड फिजिकल और मोनोटोनस वर्क, यानी कि जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं या तो जो हम ह्यूमंस यूज़ करते हैं हार्ड फिजिकल वर्क में या तो टाइडियस वर्क में, वो बहुत ही कम हो जाएंगे। रिप्लेसिंग ह्यूमंस इन टास्क परफॉर्म इन डेंजरस एनवायरनमेंट। अभी क्या है कि हमें डेंजरस एनवायरनमेंट में वर्क करने के लिए भी वर्कमैन चाहिए, यानी कि ह्यूमंस चाहिए, लेबर्स चाहिए। तो वो एनवायरनमेंट में क्या हो सकता है कि उनको मतलब हेल्थ का खतरा भी हो सकता है, कई बार तो उनकी जान का खतरा भी हो सकता है। तो उसे मतलब रिप्लेस करने के लिए ये ऑटोमेशन सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर कुछ डैमेज हो, क्योंकि एनवायरनमेंट की इफेक्ट जो है वो ऑटोमेशन पे नहीं होती, मशीनरीज पे नहीं होती। ओके, हमें खाली वो ऑटोमेशन या तो मशीनरीज को प्रोटेक्ट करना होता है। तो इसकी वजह से जो ह्यूमन मतलब है, जिसको मतलब डेंजर हो रहा था, उनकी लाइफ डेंजर में हो रही थी, वो जो है वो हम काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड वर्क एफिशिएंसी विथ रिड्यूस कॉस्ट, हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं, और साथ साथ में कॉस्ट घटा सकते हैं। जैसे कि देखो आपको मतलब इन्वेस्ट मशीनरी में करना है, और आपके जो वर्कर्स की कॉस्ट होगी जो डेली की, वो सारी कट डाउन हो जाएगी, क्योंकि वो वर्क ओनली आपका मशीन करेगा। इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट होगी आपकी, और आपके साथ साथ आपकी फर्म की और उसके साथ कंट्री की इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट होगी। इम्प्रूविंग वर्क एनवायरनमेंट, जो वर्क एनवायरनमेंट होगा वो मतलब बहुत ही इम्प्रूव होगा। देखो आपको पता है कि अगर आप कई जगह पे मैन्युअली वर्क कर रहे हो तो आपको बहुत मतलब थकान होगी, थकान की वजह से आप दूसरे दिन भी मतलब परफॉर्म नहीं कर पाते हो कई बार। लेकिन अगर आपके पास ऑटोमेशन होगा, यानी आपको मशीन पे वर्क करना है, तो आपकी एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। तो एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपका वर्क एनवायरनमेंट जो होगा वो इम्प्रूव होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ों जो है, ये सारे जो है वो एडवांटेजेस है ऑफ ऑटोमेशन के इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। अब मैंने जैसे बताया था कि मैं आपको दो मतलब एग्जांपल दूंगा, यानी कि केस स्टडीज़ दिखाऊंगा।
जैसे कि एक है हैड्रियन। ओके, तो ये हैड्रियन क्या है, तो मशीन का नाम है। ब्रिक लेइंग रोबोट कैन बिल्ड अ फुल साइज हाउस इन 2 days। तो ये जो हैड्रियन है वो जो है वो वन टाइप ऑफ रोबोट है जो ब्रिक प्लेस करता है। ओके, जो ब्रिक लेइंग के लिए काम आता है, और वो जो पूरा मकान है वो से 2 दिन में ओनली कंस्ट्रक्ट कर सकता है बाय मीन्स ऑफ ऑटोमेशन। अब आप देखो 2 दिन में मतलब आपको पूरा घर है, अगर आपको लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाना है, ब्रिक से बनाना है तो होगा नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारे महीने लग जाएंगे आपके, या तो अगर बड़ा होगा तो महीने से भी ज़्यादा लग सकता है। तो वही काम वो 2 दिन में आपको करके देता है। मतलब इसकी इनिशियल कॉस्ट होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन कंपेयर टू अगर आप लेबर कॉस्ट देखो तो ये बहुत ही कम हो जाती है। ओके, और इसमें स्पीड भी बहुत आ जाती है। तो देखते हैं इसका ऑपरेशन। द फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन कैन इरेक्ट द ब्रिक फ्रेम ऑफ अ हाउस इन मेयरली 2 days। वो मतलब पूरी दीवार जो है उसे इरेक्ट करता है 2 दिन में। Hadrian, the robot can work 24 hours a day, every day of the year, compared with the lengthy process of building a home with human capabilities, which could task take weeks. ओके, हैड्रियन क्या कर सकता है, देखो ये जो मशीन रोबोट है वो 24 आवर काम कर सकता है अगर आपको करवाना है तो। वो कभी मना नहीं बोलेगा लेबर की तरह, एवरी डे काम कर सकता है ऑफ ईयर। लेकिन अगर वही काम हम ह्यूमन कैपेबिलिटीज से यानी कि लेबर्स से करें तो क्या होगा कि उसमें बहुत सारे वीक्स लग जाएंगे। ओके, तो इसीलिए जो है वो ऑटोमेशन ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। डेवलप बाय फास्ट ब्रिक रोबोटिक्स, इट इज़ एबल टू ले 1000 ब्रिक एन आवर विथ पोटेंशियल टू रेज 150 ड्वेलिंग्स अ ईयर। देखो ये मतलब 1000 ब्रिक जो है उसे मतलब 1 आवर में प्लेस कर सकता है, और 150 ड्वेलिंग्स जो है उसे रेज भी कर सकता है। तो ये मतलब उसकी कैपेसिटी दिखाती है कि वो क्या क्या वर्क कर सकता है। वैसे ये एक एग्जांपल है आपको दिखाने के लिए कि ऑटोमेशन क्यों ज़रूरी है। ये देखो, ये उसका ऑपरेशन दिखाया है कि वो कैसे ब्रिक ले करता है, पहले ब्रिक कैसे पकड़ता है फिर उसे ले डाउन करता है। यहाँ पे भी ऐसा वर्क हो रहा है, इनिशियली जो ब्रिक रख रहा है और उसे उठा रहा है। फ्रॉम द 3D कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ऑफ अ हाउस स्ट्रक्चर, the machine will be directed to load, cut, route and place the bricks in sequence using a 28-meter telescopic boom। अब ये 28-meter telescopic boom से क्या होता है कि जो उसे वो है ना वो कैड ऑपरेटेड होता है। कैड से हम क्या करते हैं कि मतलब मकान का जो है वो प्लान लेआउट बनाते हैं, फिर वो प्लान लेआउट की मदद से ही हम उसमें कमांड सॉफ्टवेयर से ऐड करके मशीन को मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं, उसे लोड कर सकते हैं, उसे कट के लिए भी मतलब कट और रूट दिखा सकते हैं, और लास्ट में प्लेसिंग ऑफ ब्रिक भी उसी से हो जाता है। तो एक ही सॉफ्टवेयर से ये ऑटोमेशन कनेक्ट करके पूरा ये जो मतलब काम है वो हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो वर्सटाइल, बीइंग एबल टू वर्क ऑन अ रेंज ऑफ ब्लॉक साइजेस। देखो ये वर्सटाइल यानी कि ये बहुत जगह पे काम आ सकता है, जैसे कि ये ब्रिक में ही काम आता है ऐसा नहीं है, इसका डायमेंशन चेंज करके हम उसे कंक्रीट ब्लॉक में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी रिसेंटली देखो ब्रिक के जगह पे कंक्रीट ब्लॉक्स यूज़ होते हैं, तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मल्टी यूनिट डेवलपमेंट्स। इसमें एक या एक से ज़्यादा यूनिट एक साथ डेवलप करने की भी क्षमता होती है। तो इसलिए ये बहुत ही मतलब अभी पॉपुलर है ब्रिक लेइंग के लिए हैड्रियन। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है वो है टेलीस्कोपिक बिल्ड। और टेली बेल्ट ऑल्सो कॉल्ड एज टेलीस्कोपिक बिल्ड मशीन हैंडल्स 0 to 300 mm concrete slump and places materials from sand to rock with 100 mm aggregate size। तो ये मटेरियल हैंडलिंग के लिए ये टेलीस्कोपिक बेल्ट यूज होता है। ओके, टेली बेल्ट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर लार्ज कंस्ट्रक्शन साइट वेयर लॉन्ग रीच एंड हाई वॉल्यूम प्लेसिंग इज रिक्वायर्ड, सच एज डैम्स, फाउंडेशन एंड फुटिंग्स, ब्रिज डेक्स, टिल्ट एंड आउटडोर स्लैब्स, मैट स्पोर एक्सेट्रा। तो मतलब जैसे देखो आप फाउंडेशन और फुटिंग में बहुत ज़्यादा मतलब अंदर डेप्थ पे जाना पड़ता है, डैम्स पे भी बहुत दूर तक कंक्रीट प्लेस करना होता है। तो ऐसे कंक्रीट प्लेस करने के लिए ये टेली बेल्ट है वो सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है। और टेली बेल्ट कंप्राइजेज ऑफ 5 सेक्शंस ऑफ टेलीस्कोपिक बूम, बेस स्टील सेक्शन एंड 4 टेलीस्कोपिक हाई स्ट्रेंथ yet lightweight aluminum sections। टेलीस्कोपिक बूम reduces problems with obstacles and save labor and time। अब देखो ये जो है वो आपको समझाऊंगा, उससे ज़्यादा दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो टेलीस्कोपिक जो बूम होता है वो ऐसे करके ऊपर जा सकता है। अब आप देख सकते हो कि नॉर्मल जो मतलब आपका जो इक्विपमेंट है वो यहाँ तक काम कर सकता है,
लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपको काम करना है तो आप यहाँ तक उससे कर सकते हो टेलीस्कोपिक बूम की मदद से। ओके, द यूज़ ऑफ टेलीबेल्ट हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस, उसके एडवांटेजेस लिखे हैं यहाँ पे। वर्सेटाइल प्लेसमेंट, ईजी एंड क्विकली क्लियर्स ऑब्स्टिकल्स, ये ऑब्स्टिकल्स को मतलब जल्दी से क्लियर कर लेता है क्योंकि टेलीस्कोपिक बूम है। आइडियल फॉर मैट पॉर्स, बैक फिलिंग, टिल्ट अप प्रोजेक्ट, ब्रिज डेक्स एंड स्लैब वर्क्स, तो इतने वर्क के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेलीबेल्ट। सेव्स टाइम्स एंड लेबर, परफॉर्म मल्टीपल टास्क फ्रॉम वन लोकेशन, क्विक सेटअप एंड टीयर डाउन, प्लेसेस मटेरियल एट हाई वॉल्यूम्स विथ लेस मैन पावर एंड हैंडलिंग मशीनरी। तो ये जो फिगर से ही आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकता है और लेबर कॉस्ट भी बचा सकता है। अब देखो लेबर जो है वो यहाँ तक अगर जाएगी ये ऊंचाई तक, देखो यहाँ पे 17 मीटर तक लिखा है, तो 17 मीटर तक अगर लेबर जाएंगे तो उनका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमें मतलब नंबर ऑफ़ लेबर्स भी बहुत चाहिए होंगे। ओके, तो ये जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए जो ऐसा अगर हम टेलीबेल्ट यूज़ करते हैं तो ये सारी जो मतलब जो हमारी कठिनाइयाँ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ की वो जो है वो दूर हो सकती है। ओके, तो ऐसे मशीनरीज़ की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अभी बहुत इजी हो चुकी है। अब देखो टेलीस्कोपिक का ये रिमोट कंट्रोल भी यहाँ पे दिखाया है कि कैसे उसे रिमोट कंट्रोल की मदद से मतलब एक ही आदमी जो है वो ऑपरेट कर सकता है। ओके, तो ये जो है थे आपके एग्जाम्पल थे टेलीस्कोपिक टेलीबेल्ट के, इसे हम टेलीस्कोपिक बेल्ट या तो टेलीबेल्ट भी बोल सकते हैं। और दूसरा आपका जो मतलब इक्विपमेंट था वो था हाइड्रियन। तो ये दोनों इक्विपमेंट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में अभी ऑटोमेशन में बहुत पॉपुलर है। Okay students, thank you for watching and keep watching for updating videos of construction equipments and automation. Thank you.